अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें हैं जी काफ़ी सारी, इसलिए जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। एक तो जी खबरें आई कि हमाद अजहर साहब नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं। इन खबरों में कितनी हकीकत है इस पर बात होगी। इसहाक डार साहब ने एक वजाहत देने की कोशिश की है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर स्टेटमेंट देकर उन्होंने ब्लंडर किया, लेकिन क्या उनकी वजाहत काबिल कबूल है, उसका जायज़ा लेंगे। इसके बाद जी आज ये भी आपको बताएंगे कि 5 अगस्त के हवाले से अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है। और जनरल फैज़ क्या 9 मई के मुकदमात में मज़ीद उलझेंगे, उनका ट्रायल होगा या उनको कुछ रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर इमरान खान साहब का जो इस वक्त मामला है अलकादिर केस का, उसमें क्या पेशरफ्त है वो भी आपको बताएंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। काफ़ी ज़्यादा बाज़गश्त हुई, हलचल हुई जब ये खबरें आना शुरू हुई कि जनाब हमाद अजहर साहब मुमकिना तौर पर PMLN ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हमाद अजहर साहब चूँकि आपको पता है 2 साल से ऑलमोस्ट रूपोशी में हैं और एक आध दफ़ा आए भी तो बस इधर से आए और इधर से दोबारा गायब हो गए वाली सूरत हाल थी। और उसके बाद फिर पार्टी के अंदर शदीद तनकीद हुई कि पंजाब में फ़ाल नहीं होने की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, तो उसके बाद वो ओहदे से अलग हो गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब उनके वालिद का जब इंतकाल हुआ है तो वो वापस अपने घर आए हैं और उसके बाद तकरीबन 3-4 दिनों से मुख्तलिफ शख्सियात की उनके घर आमद का सिलसिला जारी है, जिसमें PMLN की भी मुख्तलिफ लीडर्स आए हैं इजहार ताज़ियत के लिए। पीपल्स पार्टी के भी आए हैं, दीगर जमातों से भी आए हैं, PTI से भी आए हैं, सहाफ़ी भी गए हैं। तो हर मकतबा फ़िक्र से लोग जा रहे हैं और उनके साथ इजहार यकजहती और इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि उनके वालिद ख़ुद एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत ही शरीफुन नफ्स थे और बहुत गैर मुतनाज़ सी शख्सियत थी और बड़ी वज़ादारी और रख रखाव वाले इंसान थे। तो ज़ाहिर है एक ऐसी शख्सियत अगर रुखसत हो तो जिन्होंने भी उनके साथ वक्त गुजारा होता है वो उस चीज़ का एक एहतराम रखते हैं और इसी वजह से सब उनसे इजहार यकजहती और इजहार ताज़ियत के लिए आ रहे थे। अब इन्हीं दिनों में जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने भी कोई 3-4 चक्कर लगाए हमाद अजहर साहब के घर के। तो इसके ऊपर जो है वो सब पेशगोइयाँ करने लगे कि शायद हमाद अजहर PMLN ज्वाइन कर रहे हैं और ये भी बात होने लगी कि वो अपने वालिद ही की सीट के ऊपर PMLN की टिकट से मुंतखब भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि उनके साथ कुछ रिलीफ भी दिखाया जा रहा है और नरमी बरती जा रही है और 3-4 दिन अब ताज़ियत वगैरह भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। याद रहे कि ये वही पंजाब पुलिस है जो कि बहुत से PTI के दीगर रहनुमाओं के घरों पर छापे मारती है, चाहे वो उनके घरों में कोई खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, तो ये कोई लिहाज रखा नहीं है इन्होंने। तो अब चूँकि हमाद अजहर की दफ़ा थोड़ा मामला मुख्तलिफ हुआ तो इस पर चहमगोइयाँ जन्म लेने लगी। अब इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने हमाद अजहर के बिहाफ पर एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि वो उस वक्त जब उन्होंने वो ट्वीट किया बताया कि हमाद अजहर साहब के साथ मौजूद हैं और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि वो आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहेंगे और PTI छोड़कर किसी और जमात में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। एक तो पहली वाज़े तरदीद उनकी तरफ से ये आ गई। दूसरा, कुछ रिपोर्टर्स की तरफ से ये इंकशाफ किया गया कि हमाद अजहर साहब के वालिद जिन दिनों अलील थे, अस्पताल में मौजूद थे, उस वक्त हमाद अजहर जब उनसे मिलने के लिए आए तो मियाँ अजहर साहब ने हमाद अजहर साहब से मुस्कुराते हुए ये कहा कि बेटा डट के खड़े रहना, पीछे नहीं हटना। तो ये उनकी एक आखिरी वसीयत भी थी अपने बेटे के लिए कि आपने जो रास्ता चुना है इसके ऊपर आपने साबित कदमी से, इस्तकामत से खड़े रहना है। तो एक ये भी बताई जाती है कि जाहिर है कि ये बहुत बड़ी वजह है कि वो कोई इस तरह की चीज़ सोच भी नहीं सकते। और तीसरी जो एक और वजह है कि जिसको आप सिर्फ कहें कि सिर्फ आप तमाम इमोशनल बातों को एक तरफ रख के सिर्फ लॉजिकली सोचें, तो वो वजह मैं आपको समझा देती हूँ कि मेरे ख्याल से कोई अक्ल का अंधा ही होगा कि जो इस वक्त PMLN को ज्वाइन करने की सफाक गलती करेगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना ऐसे है कि जैसे आप सियासी खुदकुशी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप हल्के की सियासत करते हैं और आपको इस बात का एहसास है कि आपने वोट मांगने के लिए अवाम में जाना है,
तो फिर आप ये किसी तौर भी रुसवाई का तौक अपने गले में नहीं डालना चाहेंगे। आप अगर बहुत मजबूर होंगे, कोई आपके ऊपर दबाव होगा और आपको कोई परेशानी भी लाहक होगी, तो आप मैक्सिमम ये कर लेंगे कि आप सियासत को ही कता, वो कहते हैं खैरबाद कह देंगे, कता ताल्लुक़ कर लेंगे, लेकिन आप ये काम नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही उल्टा जाके जो है दूसरे जहाज़ में सवार हो जाएं। तो ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है कि हमाद अज़हर साहब जो हैं वो जाके इस वक्त इस दौर में PMLN को ज्वाइन कर लें, जबकि उनके ख़िलाफ़ पूरे 2 साल से ये सूरत हाल थी कि जिनकी वजह से वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह सके, आखिरी वक्त में अपने बाप से इतना दूर रहना पड़ा, अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। ये बात दुरुस्त है कि हमाद अज़हर साहब को इस वक्त ऑफ़र भी है, ये भी बात दुरुस्त है कि उनके ऊपर प्रेशर भी है। दोनों बातें, प्रेशर भी इस सिमत में है कि उन्हें पता है कि उनकी इस वक्त घर के हालात हैं कि वो अकेले जो हैं वो इस वक्त मर्द हैं अपने घर के, उनकी 3 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनकी वालदा हैं। तो अब उनके वालिद नहीं रहे तो ज़ाहिर है अपनी बेवा माँ को छोड़ के जाना, उससे दूर होना, चाहे वो गिरफ्तारी की सूरत में हो या रूपोशी की सूरत में, दोनों सूरतों में वो एक बहुत तकलीफ़ दे अमल होगा। तो ज़ाहिरी सी बात है ये वो सोच रहे होंगे कि अगर वो PTI में रहेंगे और इसी तरह जद्दोजहद रखेंगे तो या तो उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी और या फिर उन्हें रूपोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन इस वक्त मौजूद नहीं है कि आप PTI में भी हों तो आप जो है वो आज़ाद हों। हाँ, कुछ लोग आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन वही बात है कि ज़मानतों पर हैं और किसी भी लम्हे, अब जैसे 9 मई के फ़ैसले आने लगे हैं तो किसी भी लम्हे दोबारा से गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। तो वो आपके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी, मज़ीद मुकदमात भी बनते रहेंगे, क्योंकि अगर आप PTI में हैं और ऑन ग्राउंड मौजूद हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ सियासी एक्टिविटी का दबाव भी रहेगा और उस सूरत में ज़ाहिर है कि मुकदमात भी बनेंगे और गिरफ्तारी का हर वक्त खदशा भी मौजूद रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल एक टफ़ लाइफ जो है उसको साबित करती हैं आगे आने वाले दिनों में। अब फ़ैसला तो ये ज़ाहिर है हमाद अज़हर का ही होगा कि वो क्या सोचते हैं, वो एक मुश्किल लाइफ का ही मज़ीद इंतखाब करते हैं या वो समझते हैं कि इससे बेहतर है कि वो जो है वो खामोशी से सियासत को ही खुदा हाफिज़ कह दें। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये कि ये वाली गलती तो वो किसी सूरत नहीं करेंगे कि वो PMLN ज्वाइन करें, लेकिन अगर उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया तो ये मुमकिन है कि वो खामोश रहें। देखा जाए तो अभी पिछले 2 साल में भी उन्होंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेट तो उस तरह से नहीं किया था। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद इस बात को तरजीह दें कि वो PTI को ना छोड़ें और ना किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, अलबत्ता एक खामोश रवैया इख्तियार रखें, कोई बहुत मुतहरिक किरदार अदा ना करें, तो फिर हो सकता है कि उनकी थोड़ी जान बख्शी रहे। तो ये जो है इस सारे इशू के ऊपर इस वक्त की सूरत हाल है। बाकी आगे अगर बढ़े तो इसहाक डार साहब के ऊपर जो बड़ी तनकीद हुई उसके हवाले से उन्होंने एक वजाहत जारी की है और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जी मेरे बयान को जो है वो सियाक़ व सबाक़ से हटकर जो है वो पेश किया गया है और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हुकूमत पाकिस्तान का हमेशा से रहा है। हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कानूनी, अखलाकी हर तरह की मदद जारी रखेंगे और पहले भी पाकिस्तान रखता है और आगे भी रखी जाएगी और यही हमारी हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। अब ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि जी सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया, लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि जी कौन सा सियाक़ व सबाक़ था जो इसमें बयान नहीं किया गया। वो वीडियो क्लिप पूरा जवाब है एक सवाल का जो कि एज इट इज़ चला है। तो इसलिए सियाक़ व सबाक़ से हटकर की जो बात होती है उसका मतलब ये होता है आमतौर पर कि जी आपने दरमियान से कोई फ़िक्रा ले लिया और पिछला फ़िक्रा नहीं सुनाया, या आपने शुरू का फ़िक्रा ले लिया और अगला फ़िक्रा नहीं सुनाया, तो फिर लगता है कि जी बाज़ औक़ात बात का मतलब आगे जाके कुछ और होता है, लेकिन आधा फ़िक्रा सुनाया गया तो जी बात का मतलब कुछ और बन गया। इसको तो कहते हैं सियाक़ व सबाक़ से हटकर। लेकिन जब एक पूरा क्लिप, एक पूरा आंसर कॉम्प्रिहेंसिवली मौजूद है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जी सियाक़ व सबाक़ से हटकर आपका जो क्लिप है वो चलाया गया। और अगर ये एक लम्हे को मान भी लिया जाए कि चले जी क्लिप तो पूरा था लेकिन आप कहना ये नहीं चाह रहे थे, मतलब ये बन रहा था कुछ, अगर ट्रांसलेशन या समझने में अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अगर ऐसा ही था तो अभी तो आप अमेरिका में मौजूद हैं, किसी और फोरम पर उसको एक्सप्लेन कर दें इंग्लिश में। आपने तो ट्वीट तक उर्दू में किए ताकि अमेरिका को पता ना चले। हकीकत ये है कि आपने सिर्फ उसको कवर करने के लिए और पाकिस्तान में अपने ऊपर तनकीद जो हो रही थी उसको कम करने के लिए ये भोंडी सी दलील दी है कि जनाब मेरा मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, मेरा जो बयान है उसको गलत चलाया गया। हकीकत ये है कि आपने वही कहा जो आपका मतलब था और असल में भी आप यही कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और बात से ये साबित कर देती हूँ कि ये बात ऐसे ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा इस सिलसिले में एक केस चल रहा है जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान कोई आफिया सिद्दीकी की वहाँ पे मदद नहीं कर रही।
تو یہ سارا معاملہ تو خود عدالت میں بھی طے ہو چکا ہے. تو پھر اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے صرف ان کی فیملی کو زبانی جمع خرچ کے طور پر یہ بتا دیا کہ جی ہم تو کریں گے. تو ان کو صرف لارے لگائے ہوئے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ پاکستانی حکومت اس معاملے سے پیچھے ہٹی ہوئی ہے، اور یہی بات کا اظہار انہوں نے وہاں پر کر بھی دیا. لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کو رام کرنے کے لیے اس طرح کی پھسپھسی سی وضاحت جو ہے وہ جاری کر دی. لیکن اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کی جو وضاحتیں ہیں بالکل ناقابل قبول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو رد کیا. ویسے بھی آپ نے اس میں کوئی وضاحت ٹھیک سے کی بھی نہیں کہ کون سا بیان تھا اور کیسے تھا آپ نے دیا اور کیسے چلایا گیا. یا تو آپ یہ ایکسپلین کر دیتے نا کہ میں نے یہ کہا تھا اور یوں کہا گیا. یہ آپ نے کوئی ایکسپلین نہیں کیا، اور بس ایک گول مول سا آگے اپنا موقف بیان کر کے جو صرف پاکستان کے ویورز کے لیے ہو وہ چلا دیا گیا. تو یہ صورتحال تھی اس کے اوپر. 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے جی علیمہ خان صاحبہ سے آج سوال ہوا جیل کے باہر، تو انہوں نے کہا کہ جب سوال یوں ہوا کہ جی کچھ آپ مطمئن ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ ہوتا ہوا گراؤنڈ پر، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل 5 اگست کے لیے جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اناؤنسمنٹ اس لیے اس وقت نہیں کی جا رہی کیونکہ پہلے سے ہی سب گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ جو سوال ہے یہ شیطانی سا سوال ہے، اس کو شیطانی نہ آپ کریں، آپ دیکھیں کہ انتظار کریں کہ کب اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور پھر 5 اگست کو کس طرح سے یہ احتجاج کیا جائے گا. تو شیطانی کا مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ شرارتی کویشچنز ہیں، جان بوجھ کے کنٹروورشل کویشچن ہیں. یہ جو 5 اگست ہے اس کے اوپر پلان بھی بنایا ہوا ہے، اور جب انہیں مناسب لگے گا یہ اناؤنس کریں گے، ورنہ اس سے پہلے حکمت عملی واضح ہو جائے تو پھر تو وہ حکومت اس کے ڈیفیوز کرنے کا پلان بنا لے گی. تو یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا. اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سٹل اس بات کے اوپر آن بورڈ ہیں، یا کم از کم ابھی تک پارٹی کو یہ ضرور پیچھے سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرج دے رہی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں. ان کو ملائن کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ بظاہر دیکھا جائے تو ان کا ساتھ دے رہی ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا پر اور کچھ اور لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ پارٹی اس طرح سے موبلائز نہیں کر رہی، کچھ لوگوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں اس طرح سے موبلائز نہیں کر رہے، بلکہ خود عمران خان نے لاسٹ ٹائم کہا کہ مجھے وہ مومنٹم نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات تو ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہے اپنی پارٹی کے لیڈرز کو انکریج کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ اس بارے میں جلد ہی کچھ اعلان کر دیں گے. ویسے سندھ کے دورے پہ بھی کافی موبلائزیشن ہو رہی ہے. سندھ میں ویسے صحیح تبدیلی آئی ہوئی ہے، آپس کی بات ہے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے اس حوالے سے، لیکن بہت زیادہ وہاں آپ کو ایک پارٹی کی سپورٹ بھی نظر آ رہی ہے اور موبلائزیشن بھی نظر آ رہی ہے، لوگ نکل رہے ہیں. اب دورہ سندھ میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل حیدرآباد میں کنونشن کیا وہ بھی خاصا اچھا بڑا جلسہ تھا. اس کے بعد آج بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، گوٹ میں اور عمر کوٹ میں اور مختلف جگہوں پہ آج ان کے کنونشنز تھے، کٹ تھے، ریلیز تھیں. تو وہ تھرو آؤٹ بڑا ان کا یہ جو ہے ایک زبردست قسم کا سندھ کا دورہ چل رہا ہے، اور اس پہ وہ خوب کیمپین کر رہے ہیں. اسی طرح باقی جگہوں پہ جو پنڈی میں بھی اور ایک دو اور جگہوں پہ بھی آج موبلائزیشنز کی کیمپین جو ہے نظر آئیں. لاہور میں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ اویس یونس کی ٹیم جو ہے، صنم جاوید جب یہاں پر تھیں وہ لاہور میں بھی کر رہی تھیں، عالیہ حمزہ بھی نکلی رہتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اس حد تک تو ہو رہی ہیں. بہرحال کیا اس سارے معاملے میں اب پلان نظر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ بظاہر لگ رہا تھا کہ جو یہ والے کیس ختم ہوں گے تو پھر آگے جو ہے 9 مئی میں کنوکشن ہوگی عمران خان صاحب کی یا اس طرح سے، اور ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوگی. لیکن ایک جو بہت اسٹرانگ بات کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ جی جنرل فیض حمید جو ہیں وہ بھی ممکنہ طور پر عمران خان کے خلاف گواہ بن سکتے ہیں، اور 9 مئی میں ان کی بھی انوالومنٹ کے کچھ شواہد ہیں. اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی ان شواہد کی بنیاد پر جنرل فیض کو بھی سزا ہو سکتی ہے اور عمران خان کو بھی سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ ان شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ فوج میں ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی اور اس میں جنرل فیض حمید نے ان کی مدد بھی کی. تو اس طرح سے یہ سارا جو واقعہ ہے پلان ہوا اور پھر 9 مئی کا واقعہ ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو اس طرح کی ہمیں ایک سٹوری جو تھی وہ بتائی گئی تھی. لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ انصار عباسی صاحب جو کہ خود آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اکثر ہمیں اس طرف کے حلقوں کی خبر بھی دیتے ہیں، ان کی طرف سے ایک سٹوری کی گئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک بھی جنرل فیض حمید کے اوپر جو 9 مئی کے اندر ملوث ہونے کے حوالے سے کوئی شواہد تھے یا کچھ بھی تحقیقات تھیں اس میں کچھ سامنے خاص نہیں آ سکا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنرل فیض حمید کا اس حوالے سے
जो ट्रायल है वो आगे ना बढ़े या कोई इन्वेस्टिगेशन उस हवाले से आगे ना बढ़े, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें ही नहीं दस्तयाब हो सकें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले ये बहुत ज़्यादा नैरेटिव बनाया गया था कि हर बात का जो इमरान खान साहब के हवाले से कसूर थोपा जाता था, तो उसमें कहीं ना कहीं फैज़ हमीद साहब को पूरा हिस्सा दिया जाता था कि जी वो उनके साथ मिलकर ये कर रहे थे, उनके साथ ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर ये ताल्लुक़ इस्टेब्लिश ही नहीं होता कि जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब से राब्ते में नहीं थे या बाकी पीटीआई लीडर्स के साथ राब्ते में नहीं थे और 9 मई को उस तरह से उन्होंने प्लान नहीं किया, तो ये खुद 9 मई के नैरेटिव को मेरी नज़र में एक धचका होगा, क्योंकि यही तो पूरी एक बेस थी जिसके ऊपर ये पूरा बताया गया था नैरेटिव के जी इस तरह से ये पूरी एक प्री प्लान तरीके से साजिश तैयार हुई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो तो उसके बाद आपने चढ़ दौड़ना है, और इस तरह से आपको आर्मी के अंदर से भी इसमें आपको सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद आप देखें कि सारा कुछ तलपट हो जाएगा। तो ये अगर शवाहिद नहीं मिलते तो ये एक बहुत बड़ा चार्ज है, जिससे ना सिर्फ ये कि फैज़ हमीद बरी होंगे बल्कि उससे इमरान खान के ऊपर भी शवाहिद जो हैं वो कम नज़र आएंगे। 9 मई का जो बर्डन है वो उनके ऊपर भी कम होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी खबर है। और जनरल फैज़ हमीद साहब का जो असल में जो गिरफ्तारी हुई थी वो जो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से हुई थी, उसके अंदर जो ट्रायल था वो यानी पहले चल रहा था काफ़ी तेज़ी से, फिर उसमें कुछ ब्रेक आया। अब सुनने में आ रहा है कि दोबारा से उसका ट्रायल आगे बढ़ेगा। तो अभी उसमें क्या फाइंडिंग्स होती हैं, क्या उसमें उन्हें सज़ा होती है, नहीं ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो अभी अंडर ट्रायल मामला है। लेकिन कम से कम इस हद तक, इस मामले की हद तक ये खबरें आ रही हैं जो अंसार अब्बासी ने भी शेयर की हैं कि इस हद तक कम से कम उनके ऊपर ज़्यादा कुछ शवाहिद नहीं मिल सके। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ हमें आज ये पता चल रहा है कि जी मलिक रियाज साहब की भी जान नहीं छूटी। एजाज सैयद साहब ने कुछ दिन पहले ये खबर दी थी कि जो उनकी सेटलमेंट हो गई है, लेकिन इसके बरक्स हमने ये देखा कि उनकी सेटलमेंट नहीं हुई, ना वो वापस आ सके और ना उनके ऊपर सख्तियाँ कम हो सकी। बल्कि आज तो ये भी पता चला है कि जो उनके एक बहुत रफ़ीके ख़ास समझे जाते हैं यानी कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान साहब, उनके घर के ऊपर भी एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म का रेड हुआ और बड़ा ज़ालिमाना किस्म का रेड हुआ। हालांकि इनके जो साहबजादे हैं वो हाजिर सर्विस मेजर हैं, माइंडेड के हाजिर सर्विस मेजर हैं जो इनके साहबजादे हैं, और ये ख़ुद भी कर्नल रिटायर्ड हैं। इसके बावजूद भी इनके घर जो आज रेड हुआ उसकी कुछ वीडियो जो है वो जारी हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं इनके घर पे छापा मारने के लिए, किस तरह से उन्होंने घुसने की घर में कोशिश की। जब उन्हें रोका गया, उनसे पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, उन्हें कहा गया कि आप एटलीस्ट मास्क उतारें, हमें अगर आप कुछ तलाशी लेने आए हैं या कुछ आप किसी भी वजह से गिरफ्तार करने आए हैं तो कुछ हमें वारंट दिखाएं, अगर सर्च वारंट हैं, अगर कोई गिरफ्तारी के वारंट है हमें दिखाएं, हम आपके साथ ताउन करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से वो अंदर घुस रहे थे, बाकायदा ख़वातीन की चीखें सुनाई दे रही थी, धक्कम पेल हो रही थी, बदतमीज़ी की जा रही थी और बहुत अजीब व गरीब मनाजिर थे जो कि आप देखते हैं तो आप खौफज़दा होते हैं कि आपके अपने ही मुल्क के इदारे किस तरीके से आपकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें। हालांकि जो उनकी तरफ से बात की जा रही थी वो बड़ी लॉजिकल थी। जाहिर सी बात है किसी को भी ये हक नहीं है कि वो यूं बंदरों की तरह उछलते हुए आएँ और आपके घरों में दाखिल हो जाएं और कोई उन्हें रोकने टोकने वाला ना हो। बल्कि ये हर एक जो भी कोई आपके घर पे पुलिस वाला कोई भी इदारे वाला रेड करता है तो उनके पास बाकायदा वारंट होने चाहिए और आप बिल्कुल इस बात का हक रखते हैं कानूनी तौर पर। अगर आपके मुल्क में कोई कानून एग्जिस्ट करता हो तो आप कानूनी तौर पर इसका हक रखते हैं कि आप उनसे पूछें कि भैया आप किस इदारे से हैं, किस केस के सिलसिले में आप आए हैं, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ या कोई वारंट मौजूद है जिसके तहत आप तलाशी लेने के लिए आए हैं। और उनको चाहिए कि वो अगर सीधे तरीके से आए हैं तो फिर इन चीज़ों को प्रोवाइड करें और फिर उसके बाद जो भी उनकी कानूनी कार्रवाई उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं और बाद में तो ये बताते हैं कि जी हमने तो बड़े तरीके से कानूनी तरीके से रेड किया, लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग बिल्कुल बदमाशों की तरह आते हैं और ना ये देखते हैं कि आगे ख़वातीन खड़ी हैं, ना ये देखते हैं कि बच्चे क्या मंजर देख रहे हैं, ना ये देखते हैं कि घर में तोड़ फोड़ करने शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से ये लोगों को घसीटते हुए, इन्हें भी घसीटते हुए ले गए और अभी तक भी नामालूम मकाम पर जो है ये मौजूद हैं। तो ये सारी कार्रवाई ये भी बता रही है कि इसका मतलब है कि जो मलिक रियाज साहब हैं उनके ऊपर से अभी तक प्रेशर हटा नहीं है और उनके साथ मामला तभी ख़राब हुए जब उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने से इनकार किया।
اب یا تو یہ اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ میں عمران خان کا جب کیس لگے گا تو وہ ہائی کورٹ میں تو یہ کیس 2 منٹ میں اٹھ جائے گا. کئی دفعہ سلمان صفدر صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ تو اگر صرف 10 منٹ سن لے کوئی بھی جج تو وہ اس کیس میں ضمانت دیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو جب اتنا بکواس اور بونگا کیس ہو اور اس کا فیصلہ بھی اتنا کمزور ہو تو پھر آپ کو مزید شواہد چاہیے ہوتے ہیں نا کسی کو جیل میں رکھنے کے لیے. تو شاید یہ اسی کی مزید کوششیں ہیں کہ جی کسی طرح ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور مزید کوئی شواہد حاصل کیے جائیں. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کی بھی غمازی کرتی ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت قانون کی صورتحال کیا ہے. تو یہ جی افسوسناک چیز ہے. باقی آپ کو آخر میں صرف ایک خبر اور دے دوں, شاید آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو جاننا, کہ اسلام آباد والے بھی بیچارے کھوتے کھا رہے ہیں آج کل. خبر یہ ملی ہے کہ جی فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا ہے اور اسلام آباد میں ایک جگہ پر, اور وہاں پر تقریباً 25 من گدے کا گوشت جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا. اس کے علاوہ کچھ زندہ گدے بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, اور پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ گدے کا گوشت جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے, پہلے یہ خبر کچھ لاہور سے اس طرح کی سنی گئی تھی کہ وہاں پہ گدے کا گوشت ریسٹورنٹس میں بنایا جا رہا ہے, بانٹا جا رہا ہے. اب یہاں پر اسی طرح کی خبر جو ہے اسلام آباد دارالحکومت میں مل رہی ہے, اور کتنا گوشت, 25 من گوشت جو ہے گدے کا وہ کھلایا جا رہا ہے. اب معلوم نہیں کہ وہ کون کون سے ریسٹورنٹس میں جا رہا ہے اور کون کون سے کباب اور تکے بریانیاں اس کی بن رہی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ ہمارے ملک میں اندازہ لگائیں لوگوں کی بے ایمانی کا, آپ اندازہ لگائیں لا لیسنس کا, کہ آپ کے کیپٹل سٹی میں یہ حالات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی کھلا رہے ہیں, کسی بھی چیز کا نام لگا کے اوپر. اب نہ جانے کوئی اس کو بیف کہہ کے کھلا دیتا ہے یا مٹن کہہ کے کھلا دیتا ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے یہ بے ایمانی کی حالت ہے ہمارے ملک کی. کہنے کو اسلامی ملک ہے, لیکن کسی چیز میں اگر آپ کو دیکھ لیں کہ ملاوٹ کے بغیر آپ کو کوئی چیز مل جائے, تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. مجھے تو لگ رہا ہے ویسے یہ جو گوشت تھا یقیناً شاعر دستور پہ بہت ساری عمارتوں میں جاتا ہوگا کھانے کے لیے, اسی لیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی قانون سازیاں اور فیصلے آتے ہیں. تو ادھر پہلے جو ہے سب سے پہلے میرا خیال ہے چیک کرنا چاہیے کہ یہ گوشت جا کہاں کہاں رہا ہے, کون سے ریسٹورنٹس میں سپلائی ہو رہا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو جائے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.